तो इतने सालों से मेफिस्टो नाम के जिस जीव का इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो आ चुका है। लेकिन जितना आयरन हार्ट में दिखाया गया वो बहुत ही ज्यादा कम था और बहुत सारे सवाल छोड़ के गया कि आखिरकार ये जीव है कौन, कहां से आया और क्यों इतना खतरनाक और शक्तिशाली है। तो भाई आया है, सब कुछ बता के जाएगा। लेकिन पहले ही बता दे रहा हूं, अपने खाने का चाय समोसे खाना वाना जो भी है लेके बैठ जाओ, क्योंकि यहां पर कॉमिक बुक्स की कुछ बहुत एपिक स्टोरी लाइंस को आप विटनेस करने वाले हो। तो देखो, ये बात बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कभी भी नहीं करी गई कि मेफिस्टो आया कहां से। बस ये पता है कि वो बहुत लंबे टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब करंट मार्वल कॉमिक बुक यूनिवर्स में, जैसे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, तो गैलेक्टस जो है वो 5th साइकिल से आता है, मेफिस्टो पहली साइकिल से एग्जिस्ट कर रहा है। और ऐसे में उसने कई सारी लाइफ साइकिल्स बनते हुए, डिस्ट्रॉय होते हुए देखी है। और मार्वल यूनिवर्स में हम लोग देखते आ रहे हैं कि जो भी चीजें होती है, जैसे हेवन होता है, हेल होता है, फिर वलाला हो गया, नेदर रेल्म हो गया, ये सारे एक्चुअली और कुछ नहीं बल्कि पॉकेट डिमेंशंस हैं, जिनके ऊपर कोई फलाना ठिकाना इंसान रूल करेगा और उसको अपने ही शेप में मोल्ड कर देता है। तो ऐसे ही मेफिस्टो भी हेल नाम के एक पॉकेट डिमेंशन पे रूल करता है। अब क्या ये मार्वल का एक्चुअल डेविल या सेटन है, इस बात पे कोई क्लैरिटी नहीं मिली गई। बस इतना पता है कि बाइबल के अकॉर्डिंग जब एडम और ईव दुनिया में आए थे, तो ईव को जो शख्स मैनिपुलेट करता है, मतलब जो सांप मैनिपुलेट करता है सेब खाने के लिए, वो और कोई नहीं बल्कि मेफिस्टो था। फिर हम लोग आते हैं 1 मिलियन बीसी, मतलब समझ रहे हो, बीसी के भी 10 लाख साल पहले की कहानी। इस टाइम पर भी एक्चुअली में एवेंजर्स एग्जिस्ट करते थे, लेकिन ये वो एवेंजर्स नहीं है जो हम लोग आज देख रहे हैं। जैसे ब्लैक पैंथर उस टाइम का ब्लैक पैंथर था, मून नाइट के साथ भी सेम केस था, खॉन्शु ने इसको पोजेस किया, उस टाइम पे वो मून नाइट बन गया। फिर फीनिक्स थी, थॉर था और भी कई सारे, लेकिन ये वो करंट सुपर हीरोज नहीं है। तो क्या होता है, एक छोटे से कबीले पे वेंडिगो नाम का एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है और वो सबको मारने के बाद सिर्फ एक लड़के को छोड़ता है। कहता है कि जब टाइम आएगा तो मुझे ढूंढना और रिवेंज ले लेना। तो ये लड़का बस बर्फ में भटकता रहता है, तब इसको मिलता है एक सांप जो इससे बात करता है और इसको बहुत सारी पावर ऑफर करता है। एंड जैसे ही ये लड़का उस पावर को एक्सेप्ट करता है, इट टर्न्स हिम इनटू गोस्ट राइडर। जी हाँ, मार्वल कॉमिक बुक यूनिवर्स में गोस्ट राइडर के क्रिएशन के पीछे मेफिस्टो खुद रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वो कैसे होता है उसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल आप बस इतना समझ लो कि इस लड़के को गोस्ट राइडर बनाता है, फिर वो जाता है और वेंडिगो को खत्म करके अपना बदला पूरा कर लेता है। फिर इसके बाद ये कुनलुन के एक वॉरियर से मिलता है जिसका नाम था फेनफे। इसको कुनलुन से बैनिश कर दिया गया था और ये अपनी खुद की एक जंग लड़ रही थी एप मैन से, जो कि एक सेंटिएंट बंदर था। अब मेफिस्टो उसके पास भी आता है, उसको डील ऑफर करता है, लेकिन वो रिजेक्ट कर देती है, ये बोलकर कि मैं तुम जैसों को बहुत अच्छे से जानती हूँ और मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मेफिस्टो क्या करता है कि वो एप मैन के पास जाता है और उसको एक बेटर डील ऑफर करता है ताकि वो फेनफे को हरा सके पावर स्टोन देकर। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। होता क्या है कि मार्वल के जो करंट टाइमलाइन है उसमें से टोनी स्टार्क समहाउ टाइम डिस्प्लेस हो जाता है, मतलब अपने टाइम से वो पहुंच जाता है 1 मिलियन बीसी में। ये जो कहानी में बता रहा था आपको, इसी टाइम पर पहुंच जाता है हमारा वाला टोनी स्टार्क। और क्योंकि वहां पर पावर के कोई सोर्सेज मिलते नहीं है, तो उसका सूट जो है उसकी बैटरी लो होने लगती है और वो अपने आप को एकदम कियोटिक लेवल पे पाता है। और उसको समझ में नहीं आता कि अब वो अपने आप को यहाँ से बाहर कैसे निकाले, बहुत डेस्परेट हो जाता है। और तब उसके सामने मेफिस्टो अपीयर होता है एक सांप के फॉर्म में। वो उसे यही सेम डील ऑफर करता है, कहता है मैं तुमको बहुत पावरफुल बना दूंगा, इस पूरे टाइमलाइन पे तुम राज करोगे। मतलब ये जो 1 मिलियन बीसी है यहाँ पर ये रूल कर सकता है, इतनी पावर वो टोनी स्टार्क को दे देगा। बट टोनी बीइंग टोनी स्टार्क वो उसको रिजेक्ट कर देता है और फिर मेफिस्टो उसके लिए चीजों को और मुश्किल करने की कोशिश करता है, टाइम स्टोन का यूज करके उसे एक बार फिर से कहीं और भेज देता है। तो जो लोग सोच रहे थे कि टोनी होता तो शायद वो मेफिस्टो की डील ले लेता, दिस इज टोनी स्टार्क फॉर यू। दोस्त को जिंदा करना तो छोड़ दो, एक अलग टाइमलाइन में है जहां पर उसके पास खाने के लिए खाना तक नहीं है, वहां पर भी उसकी डील को एक्सेप्ट नहीं करता। और इसके अलावा मेफिस्टो जितने भी बड़े बड़े एवेंजर्स वर्सेस हल्क हो गया, एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन हो गया, बहुत सारे बड़े बड़े जो बैटल्स, वॉर, क्लैशेस हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं हल्का फुल्का रिस्पॉन्सिबल है उस पूरी चीज को और ज्यादा कैटलाइज करने के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल वो अपोकलिप्स जो कि म्यूटेंट होता है, उसके टाइम में वहां पर जाकर उसको भड़का रहा है कि तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं करता। तो ऐसे में अपोकलिप्स और एवेंजर्स की आपस में लड़ाई हो जाती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है डॉक्टर डूम की कहानी के साथ में। तो क्या होता है कि डॉक्टर डूम की जो मदर होती है सिंथिया वॉन डूम, ये सब लोग एक जिप्सी ट्राइब को बिलोंग करते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह बस ट्रैवल करते रहते हैं और वहां अपनी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन लैटवेरिया के उस एरिया का जो मेन बैरन होता है वो इनके ऊपर कॉन्स्टेंटली ब्रुटैलिटी करता है, इन लोग को टॉर्चर करता है। और उसी बात से परेशान होके सिंथिया वॉन डूम क्या करती है कि मेफिस्टो के साथ एक डील करती है। वो कहती है कि मुझे पावर चाहिए जिससे मैं बैरन के लोगों को मार सकूं, लेकिन मेफिस्टो कहता है उसके बदले में तुम्हें थोड़ा बहुत कुछ देना पड़ेगा। और उसके लिए सिंथिया तैयार हो जाती है विदाउट रियलाइजिंग कि वो किसके साथ डील कर रही है। तो मेफिस्टो उसको पावर तो बहुत सारी दे देता है जिससे वो बैरन के लोगों को मारती भी जाती है, लेकिन हर एक आदमी जिसको वो मारती है उसके बदले में
उसके खुद के गांव का एक एक बच्चा भी मरने लगता है। और इसी बीच बैरन का एक आदमी उसको स्टैप भी कर देता है। जब सिंथिया को इस बात का रियलाइजेशन होता है कि उससे क्या हुआ है तो वो अपने गांव ना लौट के जंगल में भाग जाती है। विक्टर के पिताजी उनकी वाइफ को ढूंढ निकालते हैं, लेकिन वो उसे एक प्रॉमिस लेती है। वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, विक्टर इस रास्ते पे कभी भी नहीं चलना चाहिए जिस पर वो गई है। मतलब मैजिक, एल्केमी और ये डेविल्स के साथ डील करनी, ये सारी चीजें डॉक्टर डूम को नहीं करनी है। बट अफसोस विक्टर जब बड़ा होता है तो द फर्स्ट थिंग ही फाइंड्स अबाउट हिज मदर कि उसने कैसे मैजिक किया था, उसने कैसे एल्केमी करी थी, और वो उसी चीज को रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है इन एक्सचेंज फॉर मोर पावर। एंड उसकी माँ मेफिस्टो, यही सारे रीजंस हैं डॉक्टर डूम का इतना शक्तिशाली होने के, क्योंकि उसको टेक तो आता ही था बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी अ जीनियस। लेकिन जब उसने अपनी माँ की किताबें, मैजिक वगैरह इन चीजों को स्टडी करना शुरू किया तब उसको एल्केमी भी आ गई। और जब उसे ये पता चला कि उसकी माँ की सोल आज भी मेफिस्टो के पास हेल में है, जिसको वो इतने सालों से टॉर्चर करता आ रहा है, तो उसने कसम खा ली कि वो उनको वहां से बाहर निकालेगा। वो हेल में पहुंचता है लेकिन मेफिस्टो उसे अलाउ नहीं करता। वो कहता है चलो ठीक है, एक काम करते हैं, अगर तुझे अपनी माँ की सोल चाहिए तो तुझे मुझसे लड़ना पड़ेगा। डूम मुझसे लड़ता है, हार जाता है, लेकिन मेफिस्टो बीइंग द एसोल दैट ही इज, वो उसको कहता है कि ठीक है, यहां हार गया कोई बात नहीं, अगले साल फिर आना और मैं तुझे अलाउ करता हूं कि तू मुझसे साल में एक बार लड़ सकता है, लेकिन जितनी भी बार तू मुझसे हारेगा उतना ही ज्यादा लैटवेरिया के पॉपुलेशन तुम्हारे अगेंस्ट होगी। एंड डूम बीइंग डूम, उसकी ईगो इतनी बड़ी है कि वो कहता है ठीक है, मैं आऊंगा, लड़ूंगा। तो वो आता है, लड़ता है, हारता है। और जितना मेफिस्टो के साथ डॉक्टर डूम का टाई अप है, उससे कहीं ज्यादा एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, एंड दैट इज गोस्ट राइडर। तो जिन भी लोगों ने निकोलस केज की गोस्ट राइडर मूवी देखी है वो सब इसकी कहानी के बारे में जानते हैं, लेकिन जो चीज आपको नहीं पता वो ये है कि आखिरकार गोस्ट राइडर है क्या। तो करीब 2000 साल पहले मेफिस्टो ने ज़ाराथॉस नाम के एक डीमन का एसेंस कैप्चर कर लिया था। अब क्योंकि डीमन बहुत शक्तिशाली था तो इसकी पावर को एज इट इज मेफिस्टो यूज नहीं कर सकता था, मतलब उसको गुलाम नहीं बना सकता था। तो उसने उस डीमन को बाइंड करना शुरू किया ह्यूमन होस्ट्स के साथ में। एंड यही सेम चीज वो इतने सालों से कई सारे अलग अलग गोस्ट राइडर्स के साथ करता आ रहा था। अब जॉनी ब्लेज जो कि एक स्टंटमैन था, उसके मेंटोर क्रैश सैमसन को कैंसर डायग्नोज होता है और उसके बाद जॉनी काइंड ऑफ लूजेस इट। वो कोशिश करता है कैसे भी करके उसको ठीक करने की, और ऐसे में उसका इनकाउंटर होता है मेफिस्टो के साथ में। मेफिस्टो तो ढूंढता ही रहता है ना ऐसे लोग। तो मेफिस्टो उसको कहता है ठीक है, तुम्हारे मेंटोर की जान कैंसर से अभी नहीं जाएगी। और ये सुनकर जॉनी ब्लेज उसके साथ में अपनी आत्मा की डील कर लेता है, लेकिन क्रैश सैमसन की मौत होती है कैंसर से नहीं बल्कि एक स्टंट एक्सीडेंट में, और ये देखकर जॉनी पगला जाता है। वो तो मेफिस्टो जैसे उसकी सोल लेने वाला था उसके पहले रॉक्सैन आके उसको रोक देती है, बट फिर भी मेफिस्टो समहाउ ज़ाराथॉस, वो जो डीमन था ना, उसकी सोल का एक एसेंस जॉनी ब्लेज की सोल के साथ क्राफ्ट कर देता है। विच मीन्स कि मेफिस्टो भले उसकी सोल पूरी तरह से रख नहीं पाया, लेकिन फिर भी उसने उसको गोस्ट राइडर तो बना ही दिया था। और फिर यही सेम चीज वो नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ करता है। वो क्या करता है, एक ह्यूमन फॉर्म लेके नॉर्मन ऑसबॉर्न का पार्टनर बनने की कोशिश करता है। नॉर्मन को जब ये आइडिया पसंद आता है तो वो उसको पार्टनर रख लेता है, और फिर उसके बाद नॉर्मन को बहुत भारी नुकसान कॉज करता है वो, जिस वजह से वो डिप्रेशन में चले जाता है। और तब वो मेफिस्टो बन के उसके सामने आता है। वो उसको कहता है कि तुम्हारी कंपनी जो बर्बाद हुई है, तुम्हारा पैसा जो गया है, वो सब मैं वापस लौटा दूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की आत्मा चाहिए। नॉर्मन ये करने से साफ मना कर देता है, लेकिन वो कहता है ठीक है, चलो एक काम करते हैं, तुम ये दे दो मुझे, लेकिन ये जो डील तुम करोगे इसकी तुम्हारे पास कोई मेमोरी नहीं रहेगी। तो नॉर्मन ऑसबॉर्न को क्योंकि ये बात याद नहीं रहेगी, तो इसीलिए वो अपने आप को गिल्ट से बचा लेगा और वो ये डील कर लेता है। एंड दिस इज व्हाई नॉर्मन ऑसबॉर्न और उसका बेटा हैरी ऑसबॉर्न इतने पगले टाइप के होते हैं, क्योंकि मेफिस्टो धीरे धीरे करके उनकी आत्मा उनसे खींचता जा रहा है। इनफैक्ट इसका स्पाइडरमैन के साथ तो बहुत ही अलग टाइप का लफड़ा है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और नहीं, ये वो शादी वाली डील नहीं, उससे भी बहुत बड़ी चीज है, बताता हूं। बट पहले हम लोग वांडा के बच्चों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या होता है कि एक नॉर्मल आदमी एक्सीडेंट में मरने ही वाला होता है, तो मेफिस्टो उसके पास आता है, उसको कहता है कि मैं तेरी जान बचा लूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे तेरी आत्मा चाहिए। वो इसका स्टैंडर्ड सोल सेलिंग वाला डील। और वो उस आदमी की सोल के 5 टुकड़े करके इधर उधर बिखेर देता है, जिसके बाद ये आदमी बन जाता है मास्टर पैंडेमोनियम, जो अपनी सोल का एक पार्ट तो वापस ले लेता है, लेकिन इसी चक्कर में वो 2 छोटे छोटे बच्चों को क्रिएट करता है मेफिस्टो की सोल से ही। अब ये दोनों बच्चे एक्चुअली में बिली और टॉमी होते हैं, जिनको वांडा अपना बच्चा समझ लेती है। और जैसे ही मेफिस्टो को इस बात का रियलाइजेशन होता है कि उसकी सोल के साथ कैसा अभद्र टाइप का व्यवहार हो रहा था, वो तुरंत ही उनको वापस खींच लेता है और वांडा गोज क्रेजी। लेकिन इसके बाद आती है एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी लाइन। इस पूरी कहानी का नाम था डैमनेशन। तो इसमें क्या होता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज लास वेगस को खत्म होने से बचा लेते हैं, मतलब उसको इन अ वे रिसरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो बर्बाद होने वाला था। अब जब वो इसको रिसरेक्ट करते हैं तो उनको ये बात समझ पे नहीं आती कि उन्होंने लास वेगस को तो बचा लिया, लेकिन इसके साथ ही साथ वहां पे हेल का एक पोर्टल खुल चुका है,
जिसका इस्तेमाल करके मेफिस्टो वहां पे अपना खुद का एक होटल बना लेता है जिसका नाम होता है होटल इन्फर्नो। अब इस होटल और अपने खुद के इन्फ्लुएंस के थ्रू वो वहां पर जितने भी लोग होते हैं उनको करप्ट करना शुरू कर देता है, उनसे कुछ ऊटपटांग टाइप के काम करवाने लगता है और ऐसे में लास वेगस के अंदर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब जब डॉक्टर स्ट्रेंज उसको कन्फ्रंट करने जाते हैं तो ही रियलाइजेस कि मेफिस्टो ने उसके वॉल्ट में, मतलब जो उसका कसिनो का वॉल्ट है, उसके अंदर जितने भी लोग यहाँ पे बुरे काम कर रहे हैं उनकी सोल्स को बंद किया हुआ है, किसी को नोट में, किसी को गोल्ड बार्स के अंदर। बेसिकली वो सोल्स ही उसका खजाना है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज जब इस बात को लेके मेफिस्टो को कन्फ्रंट करते हैं तो कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, जो भी लोग यहाँ पे क्राइम कर रहे हैं वो इस वॉल्ट में अपने आप आ जा रहे हैं। लेकिन मेफिस्टो ये बात बहुत ही कन्वीनियंटली लीव आउट कर देता है कि क्राइम कैसे, किसी ने अगर गाड़ी गलत जगह पे पार्क करी तो वो इस वॉल्ट में आ गया और किसी ने 6 मर्डर करे तो वो भी इसी वॉल्ट में आ गया। तो ये देखने के बाद एवेंजर्स डिसाइड करते हैं कि भाई बहुत हो चुका है और हम लोग ऐसे नहीं छोड़ सकते कि पूरी की पूरी एक शहर मेफिस्टो ने टेक ओवर कर लिया। जो चीज वो आयरन हार्ट के इस एपिसोड में बोलता भी है कि क्या तुम चाहते हो कि इस पूरी सिटी को फ्रीज कर दें, तो ही कैन एक्चुअली डू इट। वो उसका पूरा एक एम है इस वर्ल्ड को टेक ओवर करना। लेकिन द प्रॉब्लम है कि जैसे ही वो अर्थ पे आता है उसकी पावर्स कंसिडरेबली कम हो जाती है डोरमामू की तरह। तो जब तक वो खुद अर्थ को हेल नहीं बना देता वो यहाँ पे राज नहीं कर सकता। लेकिन वो चीज अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज, एवेंजर्स सब मिलकर के मेफिस्टो को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन क्योंकि मेफिस्टो के पास ज़ाराथॉस का एसेंस है तो वो जितने भी एवेंजर्स होते हैं उन सबको गोस्ट राइडर बना देता है जो उसके लिए लड़ना शुरू कर देते हैं। फिर एंट्री होती है मिडनाइट सन्स की, मतलब ब्लेड, मून नाइट और ये सारे लोग, और ये मिल करके फिर एवेंजर्स से बैटल करने लगते हैं और ये बहुत ही एपिक शोडाउन है। लेकिन इसका प्लॉट ट्विस्ट बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। तो क्या होता है कि जब ये सब लोग आपस में लड़ रहे होते हैं तब एंट्री होती है ओरिजिनल ओजी गोस्ट राइडर जॉनी ब्लेज की। वो अपनी बाइक पे आता है, वो अपनी बाइक को लेता है और सीधे होटल इन्फर्नो पे चढ़ा देता है जिसके टॉप फ्लोर पे बैठा है मेफिस्टो। ये सब कुछ एंजॉय कर रहा है। वो देखता है जॉनी ब्लेज को, कहता है अरे बेटा तू आ गया। जॉनी उसको कहता है बस बहुत हुआ, मैं तेरे को यहीं खत्म कर दूंगा। मेफिस्टो एक फूक मारता है और जॉनी ब्लेज की सारी आग बुझ जाती है। वो जॉनी को कहता है कि मैंने तेरे को इंसान बना दिया है, जा ऐश कर, और वो ऊपर से नीचे फेंक के जॉनी की जान ले लेता है एंड ही एब्सोल्युटली डाइज। और वहां पर सारे मिडनाइट सन्स का होप खत्म हो जाता है। लेकिन इसके अगले इशू में जब मेफिस्टो अपनी पावर्स के पीक पे होता है तब उसको रियलाइजेशन होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो होता क्या है कि वोंग, जो उस टाइम पे सॉर्सर सुप्रीम होता है, वो जॉनी ब्लेज के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है जिसके हिसाब से उसको मेफिस्टो के पास जाकर अपनी पावर्स को खत्म करवाना था और फिर मरना था ताकि वो हेल में जा सके, ताकि हेल को रूल कर पाए। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, जॉनी ब्लेज हेल में पहुंचता है जहां पे मेफिस्टो रूल करता था और वो मेफिस्टो के थ्रोन को ले लेता है। तो हेल का रूलर बनने के बाद वोंग की भी डेथ हो जाती है और वो भी हेल में आ जाता है। फिर वो जॉनी को कहता है कि अपने प्लान का अगला पार्ट एग्जीक्यूट करने का वक्त आ चुका है। तो जॉनी क्या करता है कि वहां पर जितने भी एवेंजर्स की सोल्स है, मतलब मेफिस्टो ने थोड़े थोड़े टुकड़े कुछ डील वील कर करके थोड़ी बहुत सोल्स जो इकट्ठा करी होंगी वो डॉक्टर स्ट्रेंज को दे देता है अर्थ पे। और डॉक्टर साहब बहुत भयानक पावरफुल होकर मेफिस्टो को हरा देते हैं, उसको जान से मारने ही वाले होते हैं कि वो वहां से गायब हो जाता है। तो मेफिस्टो, जिसकी पावर्स अब बहुत कम हो चुकी है, ये लोग उसको अर्थ पे ही इंप्रिजन कर लेते हैं उसके खुद के टॉवर इन्फर्नो में। अब मेफिस्टो लास वेगस में कैद है, लेकिन खॉन्शु को आने लगते हैं अपोकलिप्स के विजन की कुछ बहुत बड़ा आने वाला है, कुछ बहुत बड़ी बर्बादी आने वाली है। और इसका सोल्यूशन उसको दिखता है कि वो खुद ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। कैसे? थॉर का हैमर लेके, आयरन फिस्ट की पावर्स लेके और भी बहुत सारी गोस्ट राइडर, स्पिरिट ऑफ वेंजेंस लेके। तो ये सारी चीजें कर लेता है। और जब वो मेफिस्टो के पास जाता है तो मेफिस्टो उसको कुछ ऐसे बहुत कुछ बोलने की कोशिश करता है। वो तो मेफिस्टो के अंदर से वो आर पार करके थॉर का हैमर निकाल देता है और उसको वहीं जान से मार देता है। लेकिन इसकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि मेफिस्टो जब यहाँ पे रूल करना शुरू करता है तो दूसरे टाइमलाइंस, दूसरे यूनिवर्सेस के मेफिस्टो आकर उससे लड़ने लगते हैं। और ये नौबत आ जाती है कि खॉन्शु को एक दिन में 100 मेफिस्टो हराने पड़ते हैं। खैर, तो खॉन्शु के साथ क्या हुआ, उसको किसने हराया, वो कैसे हटा वहां से, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आखिरकार मेफिस्टो मरने के बाद वापस कैसे आया। तो क्या होता है कि मेफिस्टो जिंदा तो होना चाहता है, लेकिन क्योंकि उसके पास इतनी पावर नहीं है तो वो अपने आप को एक कुत्ता बना लेता है जो उन लोगों को जाकर खाता है जो उसके डेट में थे। मतलब जिन भी लोगों ने मेफिस्टो के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उसकी सोल मेफिस्टो की हो चुकी है, लेकिन वो किसी वजह से उसने पेमेंट लिया नहीं, तो वो जाता है, उनको खा लेता है और पावर अप करने लगता है अपने आप को, एंड ही कम्स बैक। अब जो मैंने पूरी स्पाइडरमैन की कहानी आप लोग को बताई थी ना, वो यहाँ पर जाके इंपॉर्टेंट होती है। तो स्पाइडरमैन वन मोर डे के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि जब आंट मे को किंगपिन शूट करा देता है तो पीटर इज वेरी डेस्परेट। वो कैसे भी करके आंट मे को बचाना चाहता है। वो आयरन मैन से बात करता है, वो डॉक्टर स्ट्रेंज से बात करता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाता। तब मेफिस्टो की एंट्री होती है जो उसको पहले उसका भविष्य दिखाता है कि क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था। उसको एक छोटी सी बच्ची दिखाता है
और फिर उसको कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे एक डील कर लेता हूँ, मैं आंट मे की जान बचा लूंगा, लेकिन पीटर और एमजे को अपनी शादी डिसॉल्व करनी पड़ेगी। मतलब पूरी दुनिया में किसी को ये बात याद नहीं रहेगी कि स्पाइडरमैन कौन है, और एमजे और पीटर कभी एक दूसरे के साथ थे भी। मतलब कुछ स्पाइडरमैन नो वे होम में जैसा हम लोगों ने देखा, बस थोड़ा इसका और ज्यादा मेफिस्टोफाइड वर्जन। और जब वो इस चीज के लिए अग्री करते हैं तो सारी दुनिया भूल जाती है इस बारे में। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार तो प्यार होता है। तो कई सालों बाद पीटर और एमजे एक दूसरे से फिर से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ फिर से प्यार में पड़ जाते हैं। लेकिन तब पीटर की लाइफ में एक नया विलन आता है जिसका नाम होता है किंडर्ड। पीटर को वो कॉन्स्टेंटली हैरी ऑसबॉर्न की मेमोरीज लेकर टॉर्चर करता ही जाता है कई महीनों तक। पीटर बस नाइटमेयर्स के साथ जीता है। और तब एक सीन दिखाया जाता है जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज एक कसीनो में जाते हैं और वहां पर जाके वो मेफिस्टो से मिलते हैं और पूछते हैं कि पीटर की सोल के साथ क्या लफड़ा चल रहा है। और तब हमको पता चलता है कि जो किंडर्ड है ये एक्चुअली में मेफिस्टो ने क्रिएट किया है। बेसिकली ये ग्वेन स्टेसी के क्लोन बच्चे होते हैं जिनको मेफिस्टो इन्फ्लुएंस करके अपनी पावर्स देता है, और वो जाकर के पीटर को टॉर्चर करना शुरू करते हैं, इंक्लूडिंग हैरी ऑसबॉर्न एज वेल। तो डॉक्टर स्ट्रेंज मेफिस्टो के साथ में जुआ खेलना शुरू करते हैं, कहते हैं चल अपन कसीनो में है, एक काम करते हैं, कैसे भी करके पीटर और हैरी ऑसबॉर्न दोनों की सोल्स को फ्री कर दे। क्योंकि वो नॉर्मन ऑसबॉर्न ने जो पहले डील करी थी तो हैरी की सोल, और पीटर ने मेफिस्टो के साथ डील करी थी, तो दोनों की सोल्स अभी भी मेफिस्टो के पास हैं, और एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ देम, और उसी का इस्तेमाल करके वो इनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसके साथ एक गेम खेलना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है कि अगर पीटर पार्कर और हैरी ऑसबॉर्न ने मिलकर तेरे दोनों किंडर्ड को हरा दिया तो फिर इन दोनों की सोल्स को वापस कर देना। वो कहता है ठीक है। फिर इस पूरी कहानी में एक सिनिस्टर वॉर होता है जो कि अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पीटर पार्कर इज ऑलमोस्ट अबाउट टू लूज क्योंकि हैरी मर जाता है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज अपना आखिरी पत्ता फेंकते हैं ये बोलकर कि फाइट फेयर नहीं है, तुम तो लोगों को डिसीव करना जानते हो, तो तुमको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि मेरे पास भी एक राइट है अपना चैंपियन चूज करने की। तो डॉक्टर स्ट्रेंज चूज करते हैं मैरी जेन को, क्योंकि पीटर पार्कर उस टाइम पे ऑलमोस्ट करप्ट हो चुका था। तो एमजे आती है और उसके जीवन में रोशनी भर देती है, एंड ऐसे करके वो दोनों किंडर्ड हार जाते हैं, मेफिस्टो हार जाता है, और वो पीटर एंड हैरी दोनों की सोल्स को रिटर्न कर देता है। अब जब डॉक्टर स्ट्रेंज इस बात की और गहराई तक जाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मेफिस्टो पीटर पार्कर को इतना परेशान कर क्यों रहा था, तो ही रियलाइजेस कि पीटर पार्कर और एमजे की रिलेशनशिप उसके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, बिकॉज आगे फ्यूचर में जो इनकी बेटी होगी वो आकर के मेफिस्टो को अर्थ टेक ओवर करने से रोकेगी। मतलब फ्यूचर ये है कि मेफिस्टो अर्थ को हेल बनाएगा एंड मेडे पार्कर जो पीटर और एमजे की बेटी है वो उसे रोकेगी। तो इस फ्यूचर को जानने की वजह से वो इन दोनों को कॉन्स्टेंटली दूर रखने की कोशिश कर रहा है, जो अब उसके हाथ में नहीं है। और रही बात डॉक्टर डूम की माँ के सोल की, तो वो अभी भी लड़ रहे हैं। इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज भी एक बार जाते हैं, डॉक्टर डूम की मदद करते हैं हेल में जाकर मेफिस्टो के साथ फाइट करने में, बट इट्स फ्यूटाइल, वो कुछ नहीं कर पाते। मेफिस्टो इज जस्ट टू स्ट्रॉन्ग इन हेल। इनफैक्ट ये लोग मेफिस्टो को एक बार हरा भी देते हैं और डॉक्टर डूम अपनी माँ की सोल को वापस लेकर भी आ जाता है, मतलब वो जिंदा हो जाती है। बट थोड़े टाइम बाद डॉक्टर डूम स्टार्ट्स टू रियलाइज कि कुछ तो गड़बड़ है, एंड देन ही फाइंड्स आउट कि उसकी माँ नहीं, मेफिस्टो खुद है, बिकॉज उन्होंने हेल में कभी भी मेफिस्टो को हराया ही नहीं। वो एक और उसकी ट्रिक थी, और जो अर्थ पे लोग साथ में लेके आए हैं वो खुद वही है। I mean, ऐसे ही मैं इस कैरेक्टर का फैन नहीं हूं भाई। यू गाइज माइट हैव अंडरस्टूड बाय नाउ कि कितना ज्यादा बेहतरीन बंदा है। मतलब कोई बात का भरोसा नहीं कर सकते इसकी, लेकिन तुम मेरी बात का कर सकते हो, इसलिए कहूंगा लाइक करो, बिकॉज कर रहे हैं भाई और अच्छा कुछ लेके आएंगे। बाय।